नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कंपटीशन की बेहतर तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ चीज़ याद हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। मैं साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कुवैती दिनार जो है ना सबसे महंगी है। क्यों मालूम? ये है ना, एक कुवैती दिनार बराबर कितना होता है मालूम? 267 रुपया होता है ना मालूम? 267.36 भारतीय रुपया होता है एक कुवैती दिनार बराबर। तो सबसे ज़्यादा महंगा है कुवैती दिनार, ठीक है। और बहरीन की मुद्रा है बहरैनी दिनार, ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन है आपका ये, ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, तो ये क्या है? सही है, ठीक है। इसमें लास्ट में पूछा है कि कौन सा सत्य है। फिर है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण के रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, पंचवर्षीय योजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूरा मतलब कई पंचवर्षीय योजना से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एक साथ अब यहाँ पर देखेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यकाल क्या है? 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 1961 से 66। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि है, तो जो 1966 के बाद है ना मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। 1966 से 69 जो है वो अवकाश हो गया था, ठीक है, इसे ही कहा गया योजना अवकाश, ठीक है। फिर 1969 से 74 हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन मालूम बिहार एसएस सीजीएल और एनटीपीसी ये दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों याद रखना है। पहली है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाना, ये तीनों है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। इसे याद कैसे करना है? द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद करना है भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और एक है राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद करना है राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, क्योंकि ये 1993 में तो हुआ था लेकिन ये 24 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। तभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से डेट रिलेट करके याद रखना है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है ये प्रभावी हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाता है ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी इसके महत्व को बढ़ाता है, यानी कि पंचायत की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 243 के जी में। इसे याद कैसे रखना है? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो 243 के जी में है। जी इसे याद करना है। देखिए पंचायतों की शक्ति यानी कि ऐसे याद करिए कि जो पार्ले जी खाते हैं तो उससे क्या होता है? शक्ति मिलती है, तो वही जी से यहाँ रिलेट करना। पार्ले जी यानी 243 के जी में है पंचायतों की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पंचायती राज से मालूम क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बाद में जो अनुसूची जुड़ा था ना, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में जुड़ा था कौन? 4 अनुसूची जुड़ा था।
9वां, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची, ठीक है। तो उसमें 11 और 12वां अनुसूची पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन कई बार अभी पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो 73वां, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची का नगर पालिका से, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला में क्या है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, ये गलत है, क्योंकि तिलहन उत्पादन में ने सबसे बड़ा देश जो है वो है अमेरिका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब भारत कौन सा देश है, कितने स्थान पे आता है, तीसरा देश है, तिलहन उत्पादन में भारत तीसरा देश है, तो ये वाला गलत हो जाता है पहला। फिर आगे लिखा है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। और फिर है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, इसका करेक्ट आंसर होता है डी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना है आपको कि तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमरेंद्र प्रकाश है, अमरेंदु प्रकाश है, ठीक है। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आया है, यहाँ से ये अमरेंदु प्रकाश मालूम, ये हैं बिहार के, ठीक है, मधुबनी जिले के, ये ध्यान रखना है आपको। सेल की स्थापना कब हुआ, 1973 में हुआ था। सेल का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। एक क्वेश्चन है पूछा जाता है कि आपको एक कंपनी सारा दे देगा, ठीक है, इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, तो महारत्न कंपनी कौन कौन सा है उसे याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी कितना हो गया है, तो 13 है, ठीक है। अब कौन कौन सा है एक बार दिमाग में याद रखना है आपको, दिमाग में 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आप ऑप्शन से वहाँ टिक करके छान सकते हैं, हाँ ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए पहला है, देखिए सेल, भेल, देखिए सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, ये 4 हो गया। सेल मतलब यही है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल मतलब भारत हेवी है ना इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो इस तरह से जो भी है सबका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, तो हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, ये 4 हो गया। फिर बीपीसीएल और एचपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 8 हो गया, ठीक है। टोटल 13। फिर से समझिए 8 कौन कौन सा था, सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 8 हो गया। और फिर 5 है कौन, ओएनजीसी, पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और फिर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी लिमिटेड, और फिर आपका है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और अंत में जो नया बना है ऑयल इंडिया, ये महारत्न कंपनी बना है। तो ये सारे को आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसका करेक्ट आंसर है 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहले था 7, लेकिन क्वेश्चन उससे पूछा जाता है 7वां गया कहाँ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो वो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। वो मौलिक अधिकार कहाँ है, पूछा जाता है कि अब वो जो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में फिर रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के को में रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रही बात कि मौलिक अधिकार जो है ना, ये कौन कौन सा है, जो 6 हैं वो कौन कौन सा है, तो देखिए पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, ठीक है, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो वो है अनुच्छेद 29 और 30 में। और 6ठा जो है मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो ये चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है
ये जोग जलप्रपात में ये चारों झरना है, ठीक है। जोग जलप्रपात से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। इसे गरसोप्पा भी कहते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये कहाँ है जोग जलप्रपात, किस राज्य में, कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है, ठीक है। ये याद रखना है। ये दूध सागर जो है जलप्रपात, ये कहाँ है, ये गोवा में है, ठीक है। ये अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल में है, और ये हिरनी जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में रहता था पूरा पाषाण काल के लोग, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ से शैल चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन याद रखना है, भीमबेटका की खोज किसने किया, तो विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था, और आदमगढ़ की खोज किसने किया, श्री मनोरंजन घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ये कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में, वो और बांग्लादेश में भी कुछ है ये, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वो कौन सा है, तो सुंदरवन है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो मतलब एस्चुरी का निर्माण का मतलब होता है कि जो वो डेल्टा नहीं बनाती है, यानी जो डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.55 मीटर, ठीक है। ये क्या है, बैडमिंटन का जो नेट होता है ज़मीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है ना पूछा जाता है कि कौन ये शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्द है, जैसे स्मैश, लब, लेट, ड्रॉप, ये क्या है, बैडमिंटन से संबंधित ये शब्द है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी है, तो 1 या 2 होता है विरोधी दल में ना, एक तरफ 1 या 2 खिलाड़ी हो सकता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है तो कौन सा है, बैडमिंटन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, भारतीय संविधान एक अध्यक्षात्मक है, ये गलत है। और भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक है ना संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये ध्यान रखना, ठीक है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब जैसे यहाँ अध्यात्मक लिखा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भारत एक लोकतंत्र देश है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्रे डार्लिंग बेसिन निम्न में से किस देश में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये मर्रे डार्लिंग हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है ये कि मेडागास्कर द्वीप पूछा जाता है कहाँ है, जैसे ये मेडागास्कर है, ये द्वीप किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है पाक जल डमरू मध्य, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किसको किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और बेरिंग जल संधि जो है रूस और अलास्का को अलग करती है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कितने क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कोस्की-योस्को, ठीक है, कोस्की-योस्को है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ही सर्वोच्च शिखर है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची शिखर है कोस्की-योस्को, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 350 के ए में क्या है कि ये व्यवस्था प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के को में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए जो भाग 17 से ना, भाग 17 में
जैसे हम मातृभाषा की बात हुआ ना, तो ये जो देखिए भाग 17 में है भाषा, ठीक है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक है ना भाषा से संबंधित दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हम्मुराबी, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था हम्मुराबी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधिवेता कौन है? तो वो है मनु, है ना, मनु, याद रखना है। और हिंदू की प्रथम विधि की पुस्तक कौन सा है? तो मनु स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सा है? तो मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो सबसे ज़्यादा है ना अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक यानी 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मालूम ये पूछा गया था अभी जो 69वीं बीपीएससी हुआ इसमें भी पूछा गया, और जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए प्रसाद को खाते हैं, है ना, प्रसाद है तो खाते हैं, यानी कि खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब रही बात फिर राष्ट्रपति पे चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल है। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो इसका आंसर क्या है? गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। गुलाबों की लड़ाई हुआ था इंग्लैंड में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्सर का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हुआ था चीन में। देखिए एक बॉक्सर का युद्ध है ना, ये चीन में हुआ था, ये ध्यान रखना। एक बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ ये बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार के बक्सर में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, बॉक्सर पूछे तो बॉक्सर का विद्रोह होता है चीन में हुआ था, अब बक्सर का युद्ध ये बिहार में हुआ था, अब गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सारा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में, और औद्योगिक क्रांति की पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुंधति राय है, ठीक है। देखिए बुकर सम्मान से सम्मानित पहली भारतीय महिला है अरुंधति राय। अब इनको किस पुस्तक के लिए ये बुकर पुरस्कार मिला था? तो जिस पुस्तक के लिए मिला था ना, तो वो पुस्तक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पुस्तक के बारे में बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते रहता है, ठीक है, सभी एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आप भी कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको कई बार सेट मारे होंगे तो ये पुस्तक का नाम मिला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो आपको रट के रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है, ठीक है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक बताता हूँ जिनके लिए उन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला है, और वो क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए आपको याद रखना है उसको, ठीक है। जैसे है इन ए फ्री स्टेट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपॉल। सब पुस्तक के लिए ये सबको मान बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, सारे वही बता रहे हैं हम। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? BS नायपॉल। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। इसे याद कैसे रखना है? मिडनाइट चिल्ड्रन माने मध्य रात्रि को बच्चा, चिल्ड्रन माने बच्चा क्या, वो रुस गया, तो सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। और एक पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। इनको भी ये व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को मौन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। तो व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में, ठीक है। अब कई इंपॉर्टेंट संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है ना, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, और WHO ये हो गया, और एक है WTO, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। एक है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। और
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो आपको ध्यान रखना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ILO और रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है मालूम? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और 1931 में वायसराय कौन था? 1926 से 31 था, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब 1931 इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें 2-3 घटना महत्वपूर्ण हुआ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ये हुआ गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? अब देखिए, मैनचेस्टर के बारे में आप कई बार पढ़े होंगे, ठीक है ना। आप पढ़ाई करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है। ये मैनचेस्टर है क्या मालूम? ये क्या है? इंग्लैंड में एक प्रमुख शहर है जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, यानी कि कपड़ा के रिलेटेड है। सूती वस्त्र से जो विख्यात शहर होता है उसे मैनचेस्टर कहा गया हुआ। तो जैसे इंग्लैंड में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो उसी ये हो गया कि रूस का मैनचेस्टर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर है यह इवानोवो, ये रूस का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और एक जापान का मैनचेस्टर पूछा जाता है, जापान का है ओसाका। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नदी को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और लाल ग्रह मंगल को। अच्छा, आकाश का रंग जो नीला होता है और ये समुद्र का नल नीला दिखाई देता है रंग, तो किसके कारण? वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एहोल अभिलेख में ना कालिदास का नाम मिलता है। अब एहोल अभिलेख से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये है। ठीक है, और एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। ये ध्यान रखना, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अब कालिदास से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कालिदास की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। देखिए, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, सब के नाम में ना लास्ट में ना एक जैसा वॉइस आएगा। देखिए, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी के लेखक है कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास सम्मान या एक है तानसेन सम्मान, ये दोनों किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ से है। ठीक है, कुछ शब्द दे दिया जाता है, कप दिया जाता है या तो ट्रॉफी, और पूछ दिया जाता है किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ से 4 महत्वपूर्ण याद करिए। ठीक है, 3 याद करिए, एक है वाकर कप, एक है राइडर कप, एक है प्रिंस वेल्स कप, ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित कौन कौन सा है? देखिए, आगा खां, ध्यानचंद और नेहरू ट्रॉफी, बेलिंगटन कप, ये सब है हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, बेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। अब फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब जवाहरलाल नेहरू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, यानी कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्ष तक रहे? 16 साल और 286 दिन तक रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था?
तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी का कारण क्या है? पॉपुलेशन में तीव्र वृद्धि। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में है ना सबसे अधिक किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक का इसका करते हैं हिसाब किताब। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तो ये तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से 1414 ईस्वी तक था, यानी कि 94 वर्ष इसने शासन किया था। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो खिलजी वंश ने। इसका शासनकाल था 1290 से 1320, यानी 30 वर्ष ये शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक, और सबसे कम खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। अब अलाउद्दीन खिलजी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लागू हुआ था। ये याद रखना है। किस शासक को सिकंदर द्वितीय कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ मतलब टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ पर कौन से जनजाति पाया जाता है? तो टोडा जनजाति, ठीक है। अब नीलगिरी पहाड़ी की है कहाँ? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गारो और खासी जनजातियाँ ये कहाँ है? मेघालय में। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो वो भी मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये अकबर के अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हुआ था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। अब अकबर का पूरा हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। अकबर किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक है वो शिक्षित था यानी अनपढ़ था? तो अकबर ही था। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो अकबर को प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो 13 वर्ष की आयु में ये अकबर सम्राट बना था, ठीक है। अकबर का अभिरक्षक कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर का अभिरक्षक और एक पूछा जाता है अकबर का जो राजस्व मंत्री। ये दोनों क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ सब बता रहे हैं आपको। तो अकबर का अभिरक्षक है बैरम खां और अकबर का राजस्व मंत्री है टोडरमल, ठीक है। टोडरमल किस मुगल शासक का राजस्व मंत्री था? तो अकबर का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर जो है पानीपत का दूसरी युद्ध में किसको हराया था? तो हेमू को, है ना। अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। अच्छा, दीन ए इलाही आरंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था। झरोका दर्शन किसने प्रारंभ किया? अकबर ने किया था। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 77% जो है ना कृषि पर आधारित है, ठीक है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ, ठीक है, याद रखना है, जो कि 31 मार्च 2028 तक के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप। और एक क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जो खाद्य फसल कौन सा होता है? तो धान होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा खाद्य फसल होता है? वो भी धान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या हुआ, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा चीन के साथ भी है व्यापार को भी समाप्त किया था। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, फिर से समझिए कि किस अधिनियम द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, तो 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया था, 1919। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कब किया गया था, तो 1935 के एक्ट के तहत। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब किया गया था, तो सन 1909 वाला में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्राप्त किया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जनवरी 1948। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बर्मा कब आज़ाद हुआ, तो वही 4 जनवरी 1948, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा किसका प्राचीन नाम है, तो म्यांमार का प्राचीन नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब ये याद रखिए, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नई पैताब। म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को, जिसको 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून भेजा गया था। ठीक है, ये रंगून कहाँ है, तो ये भी म्यांमार में है ना। म्यांमार का जो राजधानी है अभी नई पैताब, इसका पुराना नाम था रंगून। तो बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जफर, एक ही नाम है, को कहाँ भेजा था, रंगून। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में कैद किया गया था, तो मांडले जेल में कैद किया गया था, जो कि म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की, तो इसका करेक्ट आंसर है बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कॉर्नवालिस से। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। और एक पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। ठीक है, अब देखिए ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ना, इसी प्रकार का कन्फ्यूजन वाला एक आता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो इसे रिलेट कैसे करना है, देखिए बंदोबस्त 42। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का है जनक कॉर्नवालिस और वो स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन है। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर अगर पूछे तो वो है लॉर्ड क्लाइव। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लेकिन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। अच्छा, भारत के प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल अधिनियम 10/5/15/2/17। बंगाल अधिनियम 17 के तहत ये सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम, कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये याद करके अगर छोड़ दें तो फिर बाद में अगर पूछता है ना कि दास प्रथा को समाप्त किसने किया, तो कन्फ्यूजन में है ना विलियम बेंटिंग टिक कर देते हैं। इसलिए दास प्रथा, ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सती प्रथा का अगर यहाँ क्वेश्चन पढ़े तो दास प्रथा को भी यहीं पढ़ना है। सती प्रथा को किसने समाप्त किया, विलियम बेंटिंग, और दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, याद रखना है, सती प्रथा विलियम बेंटिंग और दास प्रथा को एलनबरो। ठीक है, और ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया, तो विलियम बेंटिंग ने किया। यानी कि 2 का हो गया, सती प्रथा और ठगी प्रथा, ये दोनों को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और दास प्रथा को एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है NVS-01 को। क्या पूछा है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया, तो NVS-01 को स्थापित किया था। ठीक है,
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया था? 1975 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण का उसका कोड क्या था, नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कब उसको परीक्षण किया गया? 1974 में। कहाँ से किया गया? राजस्थान के पोखरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब संविधान से अलग, यानी संविधान में उसका नहीं हो जिक्र, ठीक है। संविधानेतर मतलब ये होता है कि संविधान में वो नहीं हो। तो ये कौन सा है? नीति आयोग, ठीक है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वो नहीं है। तो ये हो गया नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? ये करंट अफेयर में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। अब नीति आयोग जो बना तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, NITI। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना है, जैसे कि ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और चुनाव आयोग 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका आंसर क्या हुआ? तो देखिए, प्रारंभ में थे ये उदारवादी नेता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या है? गरम दल के नेता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं है? तो गरम दल के नेता कौन कौन सा है? 3 जो फेमस नेता है गरम दल के, वो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। इसे याद रखना है, लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आर रवि कन्नन को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया है, ठीक है। रमन मैगसेसे पुरस्कार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और करंट अफेयर में याद रखना आपको, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पवन कुमार को दिया गया है, ठीक है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 पवन कुमार को। और महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। द एलिफेंट व्हिस्पर्स को क्या सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला है, ठीक है। अब ऑस्कर अवार्ड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे मिला? तो RRR फिल्म का जो है ना, जो गाना है नाटू नाटू, उसको मिला, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये फिल्म का नाम है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला, ब्रेंडन फ्रेजर को। और ऑस्कर अवार्ड जो 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल यो को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन है? दादा भाई नेरोजी है। इंडिया लीग की स्थापना किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो मॉरिशस की जो मुद्रा है यूरो, ये सही है। और ताइवान की मुद्रा डॉलर, ये सही है। और ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं, मालूम क्या है? पाउंड है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, ये गलत है। बाकी इटली की मुद्रा यूरो है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। वर्तमान में मालूम यूरो कितने देश की मुद्रा है? 20 देश की मुद्रा है यूरो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लेबनान को हराकर है ना, भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दो याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जहांगीर से संबंधित है। ठीक है, जहांगीर से। और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? चित्रकाल का स्वर्णकाल किस मुगल शासक का काल होता है? तो जहांगीर का। और ये जो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने ही करवाया था। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में शहादरा के निकट है। ठीक है, लाहौर के निकट शहादरा में है। तो इसे याद रखना है, जहांगीर जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया। तो जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2A हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये MS स्वामीनाथन है। 2A हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन से कुछ याद आ रहा है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आर्यभट्ट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। भारत का जो पहला उपग्रह है वो किसके नाम पे रखा गया? तो आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया। जो आर्यभट्ट है ना, जो छोड़ा गया था 1975 में, भारत का पहला उपग्रह, तो इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो गया पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? तो 1939 से ये 45 तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का कब हुआ? तो 1914 से 18 में हुआ था। ये ध्यान रखना है। और परमाणु बम पहला कहाँ पर गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, जापान के हिरोशिमा पर। और परमाणु बम दूसरा जो है वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, हिटलर से एक और क्वेश्चन याद रखिए कि ये कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का। एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? तो ये हिटलर ने ही कहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि माई स्ट्रगल है ना, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिटलर ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो रिजर्व बैंक ने किया। अब रिजर्व बैंक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई मालूम भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर को ये राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन था? पंकज त्रिपाठी। ठीक है, और बिहार का जो राजकीय जो होता है वो आइकॉन किससे नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का बीमीय सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है शक्ति का बीमीय सूत्र है ml2t-3। ठीक है, ये है शक्ति का बीमीय सूत्र। शक्ति का इसाई मात्रक क्या है? वाट है। अच्छा, ज्योति तीव्रता का इसाई मात्रक कैंडिला है। समतल कोण का इसाई मात्रक रेडियन है। देखिए, समतल कोण का है रेडियन, लेकिन ठोस कोण का क्या है? एस्टेरेडियन। ठोस कोण का इसाई मात्रक है एस्टेरेडियन। पदार्थ की परिमाण का मात्रक क्या होता है? मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम का सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है V समानुपाती होता है क्या? 1/p। ठीक है, V समानुपाती 1/p, ये बॉयल का नियम है। अच्छा, चार्ल्स का नियम पूछा जाता है तो वो ध्यान रखना है V समानुपाती T, यानी कि आयतन और परमताप के समानुपाती होता है। ये किसका? चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4% की अधिकतम त्रुटि होगी। देखिए आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल का क्या होता है सूत्र, 2π√L/G। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का जो है ना, ये जी का है अधिकतम मान कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है। ठीक है, और ये जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो होता है विषुवत रेखा पर, या तो आप उसे बोल सकते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये MRI स्कैनिंग जो है ना, वो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो CT स्कैन में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रण बल सदैव कार्य करता है, तो ये केंद्र की त्रिज्या की ओर काम करता है ना, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल कैसे काम करता है, वो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। कई बार है ना उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से जो क्रीम निकाला जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, वो संभव होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन छांटिए, सही कथन इसमें चुनना है। ठीक है, जैसे कि चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, ये गलत है। चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि चाल है ना, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अच्छा, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिक्षेप्य के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 गुना हो जाएगा। अधिकतम प्रास बराबर क्या होता है मान लो U²/G, तो दोगुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 गुना हो जाएगा। अधिकतम प्रास बराबर ये लिख लीजिएगा, महत्तम प्रास बराबर सूत्र होता है मैक्सिमम रेंज, है ना, महत्तम प्रास बराबर होता है U²/G। तो जैसे वेग को दुगना करेंगे तो ये क्या हुआ, अधिकतम प्रास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्या निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो। ठीक है, देखिए निम्न में से किस बीमारी के लिए, यानी कि पोलियो के लिए ने ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। अब पोलियो से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। पोलियो जो है ना शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। पोलियो की टीका की खोज किसने किया, जोनास सोल्क ने किया। पोलियो का जो ओरल वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, तो अल्बर्ट सेबिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये कैसे होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा क्या होता है, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो इसका करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा, ये नियत रहता है। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, 12mv²। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो वेग गुना 2 गुना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना हो जाता है। तो ये याद रखना, गतिज ऊर्जा बराबर 12mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। क्यों मालूम, ओजोन का जो होता है ना सूत्र क्या होता है, वो O3 होता है, यानी कि ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओजोन जब भी आए आपके सामने ने तो ओजोन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तुरंत दिमाग में रिपीट कर लेना चाहिए। कौन कौन सा है, जैसे ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर से। ये सब जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट होते रहता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से है, ये ध्यान रखना है। और ओजोन जो परत है ना वो हम लोगों को किस खतरनाक विकिरण से बचाती है, तो खतरनाक पराबैंगनी विकिरण से
हम लोगों को बचाती है, यानी धरती पर आने नहीं देता है, ओजोन परत। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ओजोन परत को की मोटाई को किस में मापा जाता है, तो डोब्सन में मापा जाता है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत था, इसका आंसर ये हो गया। और ओजोन का कवच जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर जो कि पृथ्वी की सतह पर रक्षा करता है। ओजोन एक घातक विष होता है, ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaOCl2, ये भी याद रखना है ना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। एक क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, ये नहीं पूछा कि यूरिया में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में किसी में दे दिया कि क्या होता है, पूछा क्या होता है। ठीक है, तो किसी में N दे दिया, किसी में NH दिया है, किसी में NHC दिया है, और किसी में NHCO दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ था। कैसे, यूरिया का सूत्र आपको याद रखना है। इसकी यूरिया का सूत्र क्या आता है, NH2CO NH2, तो इसमें क्या है, सभी है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी है ना, NHCO सब है। तो आपको याद रखना है यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C 3 है। कार्बन की संयोजकता इसमें कितना है, 3 है। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि कपड़े से स्याही का दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मूत्र का pH मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ है गुर्दा का इकाई पूछा जाता है, गुर्दा यानी किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है, तो 3। ठीक है, और सूर्य और चंद्र जो तारा है ये सब में सबसे ज़्यादा किसका बना हुआ है, वो तो हाइड्रोजन का बना हुआ है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक किस तत्व की प्रचुरता है, तो हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तुल्यांक भार गुना संयोजकता, ये परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का चेडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंगों के क्षेत्रों के बीच है। ठीक है, अवरक्त जो स्पेक्ट्रम है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो इसके करेक्ट आंसर है 15 से 18 बार होता है प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि एक ग्लूकोज का अणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक ग्लूकोज का अणु जो है ना ऊर्जा उत्पन्न करता है कितना, तो 38 ATP करता है। ठीक है, 38 ATP। इसे याद कैसे रखना है, बिहार में कितने जिले हैं, 38, तो यहाँ से ये याद रखना है। ठीक है, एक ग्लूकोज का अणु कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है, 38 ATP, यानी बिहार में कितना जिला, 38 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है पीयूष ग्रंथि से, है ना, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, वो है पीनियल ग्रंथि, जो कि है ना मस्तिष्क में ही पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का जो नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि करता है ना। एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिभृत ग्रंथि भी कहा जाता है, रक्तचाप की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ये सही है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन संरक्षण से, इससे नहीं है। ओजोन
संरक्षण से। और रामसर सभा का संबंध किससे मालूम? ये है, इससे नहीं है, ये है रामसर सभा है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस के द्वीप जो कि इंसुलिन का स्त्राव करता है ये स्थित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अग्नाशय में स्थित होता है। यानी कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रिनल हार्मोन द्वारा। एड्रिनल हार्मोन द्वारा क्या होता है? हृदय स्पंदन तथा रुधिर बढ़ जाता है। यानी एड्रिनल हार्मोन ही क्या करता है? रक्तचाप यानी को नियंत्रित करता है, एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 माह के भीतर ही बीसीजी टीका लगाना चाहिए। बीसीजी टीका किस में लगाया जाता है? तो यक्ष्मा यानी कि टीबी यानी कि तपेदिक, तीनों एक ही नाम है। तो टीबी रोग से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। जो और यक्ष्मा जो रोग होता है किससे? तो ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फ्लोरीन जो है ना, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो भी फ्लोरीन है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वो है क्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और विद्युत ऋणात्मक में फ्लोरीन हो गया, और सबसे अधिक क्रियाशील भी फ्लोरीन हो गया, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मैं अधिक से अधिक कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी आपको दूँ। तो इसलिए चाहूँ तो मैं दोनों मतलब मैथ और रीजनिंग भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको जीके और साइंस का बेहतर क्वालिटी जो आप दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, बस आंसर बताते जाएंगे। तो वैसा हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमको पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जबकि द बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी आपको दूं, और आपका सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जीके और साइंस का संपूर्ण स्टडी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 8 का पूरा जीके और साइंस होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। और आज का क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने न दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।